गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। पिछले वीडियो में अपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज अपने उसे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि किस तरह से मृदु अपनी दादी के साथ अपने कज़न से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे वो क्या क्या देखती है। रवि, लाली और मीनू से मिलती है, उनके बीच में क्या बातें होती है वो सब अपने पढ़ा। आगे नेक्स्ट अपने देखते हैं मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु है वो खिड़की के पास गई। क्रैप्ट वैसे तो रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे रेंग के नहीं बल्कि वो चुपके से खिड़की तक पहुँचती है, तो इसलिए लिखा है मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो। मृदु है वो चुपके से खिड़की के पास पहुँची। लाली वाज सीटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, अवेक partly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. लाली है वो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। कहाँ से? किसकी कुछ दूरी से? उस खिड़की से कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। बुरी तरह से अपनी वॉयलिन और उसकी जो जया होती है उसे पकड़ा हुआ था। बुरी तरह से का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अवैक्वार्डली का मतलब होता है बुरी तरह से, यानी कि सही ढंग से नहीं, अव्यवस्थित तरीके से उसने अपनी वॉयलिन और उसकी जया यानी कि जो पतली स्ट्रिंग जो होती है धागानुमा, उसके लिए उसे पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज, एल्बो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है जिसको कोहनी बोलते हो। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज विद कंसंट्रेशन। उसकी कोहनी बाहर की तरफ निकली हुई थी। जटिंग का मतलब होता है निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से टिकी हुई थी। ग्लेज एक टक निहारना, यानी कि एक ही जगह पर उसने अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा था। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और इन फ्रंट ऑफ हर किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, हर उसके हर किसके लिए है? मृदु, लाली के लिए। किसके लिए है? लाली के लिए। कि लाली के सामने अपनी अधिकांश पीठ खिड़की की तरफ किए हुए एक हड्डीदार आकृति संगीत अध्यापक की थी। बोनी फिगर, बोन मिस हड्डी होती है, बोनी मिस हड्डीदार, फिगर मिस आकृति, संरचना। कि उस लाली के सामने अपनी अधिकांश पीठ खिड़की की तरफ किए हुए एक हड्डीदार आकृति संगीत अध्यापक की थी। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड विद ए fringe of oiled back hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। अब आगे क्या लिखा है कि he had a mostly bald head, उसका अधिकांश सिर है वो कैसा था? गंजा था। बाल्ड का मतलब क्या होता है? गंजा। उसका अधिकांश सिर गंजा था। with a fringe of oiled black hair falling around his ears and एन ओल्ड फैशन टफ। और अधिकांश सिर गंजा था, लेकिन तेल से सने हुए काले बालों की झालर उसके कानों तक लटकी हुई थी। और उसने एक गुच्छा अपने बालों का पुराने ढंग का बनाया हुआ था। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा या समूह है, और फ्रिंज का मतलब होता है झालर। तो यानी कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को जिसका अधिकांश ऊपर से सिर के बाल उड़े हुए होते हैं लेकिन साइड में उसके बाल लटक रहे होते हैं, तो उसी तरह से आप इसे देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर, इस आकृति के अंदर देख सकते हैं कि इसका ऊपर से सिर जो गंजा है, साइड में बाल कानों तक लटके हुए और पीछे इसने एक गुच्छा बनाया हुआ है। तो यही लिखा है कि उसका अधिकांश सिर गंजा था, लेकिन उसके बाल एक झालर के रूप में कानों तक लटके हुए थे, जिसको कि उसने एक पुराने ढंग के गुच्छे में बांधा हुआ था, या पुराने ढंग का गुच्छा बना रखा था।
A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और यहाँ पे उस अध्यापक का वृतांत बताया जा रहा है कि वो देखने में कैसा था। तो बताया जा रहा है कि एक सोने की जंजीर उसके कठोर गर्दन के चारों तरफ चमक रही थी। लेदरी मीन्स होता है कठोर, सख्त। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी उसकी हाथ में चमक रही थी। एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलिन, जैसे ही वह उस वोयलिन की उस पतली डंडी को ऊपर और नीचे करता था तो यह चमकती थी। यानी कि कहने का मतलब उस म्यूजिक मास्टर के गले में, उस कठोर गले में हड्डियों के ढांचे जैसा हुआ वो जो गर्दन थी उसमें एक सोने की जंजीर चमक रही थी, जबकि उसकी अंगुलियों में एक डायमंड रिंग थी जो कि जब वह उस वोयलिन के उस पतली डंडी को ऊपर नीचे करता था तो वो चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एंड ही वाज beating time on the floor with the scrawny big toe, और एक विशाल सा पाँव उसकी सुनहरी किनारे वाली धोती के किनारे के नीचे से बाहर निकला। ए लार्ज फुट, एक विशाल पाँव, स्टक आउट, बाहर निकला, फ्रॉम बीनीथ, के नीचे से, हिज, उसकी, गोल्ड बॉर्डर्ड, सुनहरी किनारे वाले, गोटेदार, वेस्ती, वेस्ती मिस होती है धोती, एज मिस छोर या किनारे से, यानी कि उसका एक बड़ा सा पाँव उसकी सुनहरी किनारे वाली धोती के छोर से बाहर निकला। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, और वह समय समय पर या बार बार अपने उस दुबले पतले बड़े से पाँव के पंजे को फर्श के ऊपर टकरा रहा था। यानी कि इस तरह से जैसे अपने एक पाँव को नीचे ज़मीन पे रख के हिलाते हैं उसी तरह से, यानी कि वो भी अपने उस दुबले पतले लंबे पंजे से उस फर्श को बार बार पीट रहा था। नेक्स्ट है ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ तराने बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोयलिन, और लाली है वो अपनी वोयलिन के साथ उसके पीछे लड़खड़ा रही थी। स्टम्बल्ड, लड़खड़ाई, यानी कि वो उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। तो लाली अपनी वोयलिन पर उसके साथ लड़खड़ा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि बिल्कुल असहाय और नाखुश उसके हाथों में दिख रही थी। कौन, किसके लिए है? वोयलिन के लिए, जो वोयलिन उसने पकड़ रखी थी, जो तरानों के साथ उसे नहीं बजा पा रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। उसके बाद में वो आपस में मृदु, रवि और मीना बातें करते हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कितना अंतर है इन दोनों में। संगीत अध्यापक के तराने हैं वो तरानों के आदर्श्य पथ पर उचित रूप से बहते हुए प्रतीत होते हैं। वो कहते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है वो जब तरानों को बजा रहा है तो जो तरानों का आदर्श्य पथ है उसके ऊपर वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित होते हुए प्रतीत होते हैं, बहते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन लाली के लिए ऐसा नहीं था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग। यह तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि एक ट्रेन अपनी पटरियों के ऊपर आसानी से व्यवस्थित होते हुए उसके साथ राग मिलाती है। एज रवि सेड, रवि ने ऐसा कहा, यानी कि रवि ने कहा कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से
किसके लिए कहा? संगीत मास्टर के जो तराने थे उनके लिए। कि यह तो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से एक ट्रेन जब अपनी पटरियों पर दौड़ती है तो उसके जो पहिए हैं, व्हील्स यानी कि पहिए हैं, वो अपनी पटरियों के साथ कितनी आसानी से राग मिलाती हैं, यानी कि एक साथ एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो उसी जैसा है। मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज ब्रिंगड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने उस अंगूठी पहने हुए हाथ को, जो कि उस वॉयलिन की पतली डंडी पर बिना किसी प्रयास के ही बहुत आसानी से घूम रहा था और एक सुंदर संगीत उत्पन्न कर रहा था, बना रहा था। यानी कि मृदु ने उस विशाल अंगूठी पहने हुए संगीत मास्टर के हाथ को देखा, जो कि बिना किसी प्रयास के ही वॉयलिन की पतली डंडी पर एक बहुत ही सुंदर आनंददायक ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, संगीत बना रहा था। स्क्वैक देयर वाज लाली डेयरलिंग अगेन। स्क्वैक यानी कि विस्मय से चीखना। वहाँ लाली है वो एक बार फिर से पटरी से उतर रही थी, यानी कि लाली है वो अपना तालमेल या सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा हो, यानी कि तभी दरवाजे से एक विलाप आया। वेल मीन्स विलाप। और वो क्या कह रहा था? अम्मा अम्मा, अरे अम्मा। यानी कि तभी उन्होंने सुना कि दरवाजे पर कोई है जो अम्मा को पुकार रहा था। रवि सेंट दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। तो तभी उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। किसने? रवि ने। रवि की माँ पिछले बरामदे में से चीखते हुए कहती है कि रवि उस भिखारी को भेज दो। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, जहाँ वह अपनी तापी के साथ बातें कर रही थी। कहने का मतलब तभी उसकी माँ ने रवि को आवाज़ लगाया और कहा कि उस भिखारी को भेज दो। और कहाँ से आवाज़ लगाई? पिछले बरामदे से, जहाँ पर वो क्या कर रही थी? तापी से बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। उसके बाद में वो बताती है, किसे? तापी के साथ बातें कर रही है, तो तापी को बता रही है। क्या बता रही है? वो कहती है कि वो पिछले सप्ताह से हर रोज़ यहाँ आ रहा था। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और वो कहती है अब समय है कि उसे भीख मांगने के लिए किसी दूसरे घर को पाना चाहिए, खोजना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने ये तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि का बाहर तक अनुसरण किया, उसका पीछा किया। यानी कि रवि जब भिखारी को कहने के लिए जाता है तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। भिखारी जो कि पहले ही बगीचे में था, अपने आप को पूरी तरह से घर के अंदर पा रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze। जो कि अपने ऊपर के वस्त्र यानी कि पगड़ी वगैरह को उस नीम के पेड़ के नीचे फैला रहा था और पीठ के बल उसके तने के सारे बैठा था। प्रत्यक्ष रूप से वह एक छोटी झपकी यानी कि कुछ समय के लिए आराम करना, जबकि नींद लेना, वह प्रत्यक्ष रूप से एक झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म्स टू अपीयर। कि उसने सोचा कि जब तक भीख कोई लेकर आता है तो उसके इंतज़ार में वो एक छोटी सी झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। अलार्म्स मिस होती है भीख, अपीयर प्रकट होना, लेकिन यहाँ पे कोई लेके आएगा तब तक। यानी कि वो जब भीख के लिए इंतज़ार कर रहा था तो उसने सोचा क्यों न कुछ समय के लिए यहाँ इस नीम के पेड़ के नीचे झपकी ली जाए। गो अवे सेड रवि स्टर्नली।
रवि ने कठोरता से कहा, कर्कश आवाज़ में कहा, चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और उसने कहा, मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हें भीख के लिए किसी दूसरे घर को पाने का समय है। यानी कि वो कहता है कि मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हें किसी दूसरे घर से भीख मांगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।